हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो देखो, हम लोग इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने पार्ट 3 को स्टार्ट किया था। पार्ट 3 बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की बात करता है और हमने आर्टिकल 12, 13 और 14 को पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 15 को। ठीक है, तो देखो, मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम आर्टिकल्स आगे आगे पढ़ेंगे ना, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, वो उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उतने ही ज्यादा जटिल होते जाएंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन ठीक है, तो साथ के साथ आप लोगों को अपने सारे कंफ्यूजन को भी दूर करते रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 15 को। ठीक है, आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो बेसिकली क्या बात कर रहा है कि ये कहता है, आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब है कि राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राज्य क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए उसमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम आर्टिकल 15 को फर्दर एक्सप्रेस करते हैं तो हमें और भी डिटेल से कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) एंड 15(6। तो आर्टिकल 15(1), 2 एंड 3 ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे, लेकिन 4, 5, 6 अलग अलग समय पे अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू ये जुड़े हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15(1) को। तो देखो, आर्टिकल 15(1) क्या कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। यहां पर देखो सिटीजन मेंशन किया है। जब हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था ना, तो वहां पर था वो पर्सन के लिए। ठीक है, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ राज्य कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, या फिर आप कह सकते हैं उसके मतलब समानता की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 किसके लिए है? सिटीजन के लिए। दैट मीन्स ये पर्सन के लिए नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सिटीजन की बात की गई है और किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट कुछ आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो वो आधार कौन कौन से थे? रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस जिससे बोलते हैं नस्ल के आधार पर, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, सिंपली ये कहता है। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 15(2) समझते हैं। तो 15(2) क्या कहता है? नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, वेल्स, टैंक्स और रोड्स बेस्ड ऑन दीज 5 ग्राउंड्स। कहने का मतलब है, देखो कि 15(1) क्या कहता है कि राज्य, स्टेट सिटीजन को लेकर के, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन वही आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि भाई स्टेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, स्टेट तो कतई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई नागरिक, ठीक है, कोई सिटीजन दूसरे सिटीजन के अगेंस्ट भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। किन आधारों पर? यही 5 बेसिस पर। कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी शॉप्स पे, कोई शॉप्स आपने खोली है, उस शॉप में आपको किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति को रोक नहीं सकते हो कि भाई आप मेरे शॉप पर एंटर नहीं कर सकते हो। या फिर पब्लिक रेस्टोरेंट है आपका, ठीक है, आप बोर्ड लगा के ये मेंशन नहीं कर सकते हो कि भाई इस कास्ट का व्यक्ति मेरी रेस्टोरेंट में एंटर नहीं करेगा। या कोई होटल्स है, ये वेल्स है, कुएं वगैरह सरकार बना के रखती है ना, तो कोई भी जो भी सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र हैं, फॉर एग्जांपल टैंक्स हैं, रोड्स हैं, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम में किया जाता था ना, रोड्स पर भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि वो नस्ल भेदभाव को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। ठीक है, जिसका मैं एग्जांपल दूं कि आप लोगों को पता होगा मसूरी का माल रोड। ठीक है, यहाँ पर इंडियंस और डॉग्स आर नॉट परमिटेड, ऐसे बोर्ड्स लगे हुए होते थे। ठीक है, तो वो जो थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका डिस्क्रिमिनेशन का। तो मतलब आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही नहीं, और आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि ना तो स्टेट करेगा और ना ही कोई सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन के साथ में इन पब्लिक चीजों को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई वेल है, ठीक है, कोई कुआं है, कोई स्विमिंग पूल है, तो उसको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है क्योंकि देखो वो प्राइवेट है, कोई पब्लिक यूज की चीज नहीं है। तो वहां पर कोई पर्टिकुलर अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, हालांकि करना नहीं चाहिए। लेकिन जो आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि भाई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, 5 ग्राउंड समझ में आया आप लोगों को? रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन 5 आधारों पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 15(3) की। तो आर्टिकल 15(3) एक्चुअल में क्या है? एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोटेक्टिव लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। कि राज्य क्या कर सकती है कि वुमेन्स को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और बच्चों को लेकर के कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। जबकि देखो हमने ऊपर क्या मेंशन किया था कि जेंडर, सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 15(3) खुद ही कह रहा है कि वुमेन को लेकर के एक्स्ट्रा कोई स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जा सकता है, कोई स्कीम्स बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 15(3) क्या है? एक तरीके से अपवाद है आर्टिकल 15(1) और 2 का। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो राज्य को, क्योंकि देखो हमारे समाज में फीमेल्स को लेकर के बहुत सारी चीजें, महिलाओं को बहुत ज्यादा पिछड़ा चीजें लाइक फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हालांकि अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये भी चीजें क्या है? गवर्नमेंट के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि स्कीम्स है, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है जिसकी वजह से वुमेन्स थोड़ा सा अपलिफ्ट हुई है। क्योंकि ये हमारे समाज के ना कुछ वनरेबल सेक्शंस होते हैं, कुछ संवेदनशील
संवेदनशील सेक्शंस होते हैं, जैसे विमेन्स हैं, जैसे चिल्ड्रंस हैं, जैसे ओल्ड एज हैं, ये सारी जो सेक्शंस है ना हमारे समाज में थोड़े संवेदनशील समझे जाते हैं, कमजोर समझे जाते हैं, तो इनको समाज में बनाए रखने और मजबूत बनाने के लिए ये चीजें क्या की जाती है, गवर्नमेंट इन सब चीजों को स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। जैसे चिल्ड्रंस को लेकर के क्या है, चिल्ड्रंस के लिए पोषण अभियान है, न्यूट्रिशियस लेवल उनको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, मिड डे स्कीम्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे आपके ओल्ड एज के लिए पेंशन्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, या डिसेबल पर्संस हैं। ये कुछ सेक्शंस हमारे समाज में बहुत ज्यादा कमजोर माने जाते हैं। अगर सरकार इनके लिए कुछ करती है तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस की बात की है बेसिकली, ठीक है। तो अगर सरकार इसके लिए करती है तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 15(3) ही खुद एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर रहा है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15(4). तो देखो आर्टिकल 15(4) बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था, और बाद में हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया था सरकार के थ्रू 1951 में, जिसके थ्रू 15(4) ऐड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस आता है जिसे कहा जाता है चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आता है, ठीक है। इस केस को मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल 15(4) क्या है। तो आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि भाई स्टेट जो भी हमारे समाज में सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एससीज हैं, एसटीज हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस कर सकती है। बेसिकली आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि भाई जितने भी हमारे पास पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य एससी और एसटी को लेकर के अगर कोटा डिसाइड करती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है ना, कुछ सीटें आरक्षित कर देती है बच्चों के लिए, फीस में छूट दे देती है, ठीक है, उनके लिए हॉस्टल्स वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह, ये सब चीजें प्रोवाइड करती है, तो ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो आर्टिकल 15 खुद ही क्या कह रहा है कि राज्य कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कि एससी एसटीज इन सबको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। दैट मींस ये हमारे समाज का, अभी मैंने बताया ना, कुछ हमारे समाज का क्या होता है, हाशिए पर वर्ग होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो इनको मुख्य धारा में, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार ऐसा करती है, तो बिल्कुल वो कर सकती है, ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 15(4) को ऐसे याद कर सकते हैं कि ये किसके लिए है, जितने भी पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीटें आरक्षित करने के लिए आर्टिकल 15 बोलता है, ठीक है। इसके लिए जो केस आता है इसे कहा जाता है चंपकम दोराईराजन केस, चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कौन से अमेंडमेंट से कौन सी चीज जोड़ी गई थी। आपने देखा होगा प्रीलिम्स का पेपर उठा करके, जैसे मैंने लैंग्वेजेस के बारे में बताया था, जब मैंने शेड्यूल्स बताई थी कि कौन कौन सी शेड्यूल्स किस चीज के बारे में है, तो 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज, जैसे ओरिजिनली मैं बात करूं 40 लैंग्वेजेस थी, बाद में जाके अब उसमें और लैंग्वेजेस ऐड हो चुकी हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी लैंग्वेज किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीजें जानना जरूरी हो जाता है कि 15(4) कौन से एक्ट के, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया है। किसकी बात करता है, सोशियो और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है कि भाई राज्य पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं हम 15(5) की। तो देखो 15(5) क्या है, ये 93rd अमेंडमेंट 2005 के थ्रू जोड़ा गया था। ये बेसिकली बात करता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की, ठीक है। पहले तो ओरिजिनली क्या है, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकारी शिक्षण संस्थान होते हैं उन्हीं में ही रिजर्वेशन की बात की गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारी सरकारों ने अपने जितने भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उनमें भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लगाना शुरू कर दिया। तो ये जितने भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, जो आपके निजी जो शिक्षण संस्थान थे, वो कोर्ट के पास जाते हैं कि भाई अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है तो आप सारे प्राइवेट में लागू करो ना। प्राइवेट में सिर्फ शिक्षण संस्थान ही थोड़ी ना आते हैं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, एंटिटीज आती हैं, फर्म्स आते हैं, उन सब में आप रिजर्वेशन अप्लाई करो, सिर्फ आप एजुकेशन में ही क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो इसको लेकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जिसको मैं आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी ये समझो कि आर्टिकल 15(5) क्या है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर एससी एसटीज इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब क्या था कि भाई 15(4) पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात कर रहा है, 15(5) प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब इसके बाद आता है 15(6), ठीक है, यहाँ पे 6 है। ये 15(6) क्या बोल रहा है, 15(6) है एडेड थ्रू 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2019 में जोड़ा गया था। ये बहुत ज्यादा चर्चित आपका अमेंडमेंट रहा है, ठीक है। बेसिकली किसकी बात करता है, EWS कैटेगरीज, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्योंकि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, देखो सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन की बात की गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात नहीं की गई थी ओरिजिनली, ठीक है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनकी बात नहीं की गई थी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बात की गई थी। लेकिन 15(6) जो करता है, इसके थ्रू क्या जोड़ा गया था कि जो भी हमारे जनरल कैटेगरी में, बेसिकली जनरल कैटेगरी में जो भी वर्ग
आर्थिक रूप से पिछड़ा है उनको 10% आरक्षण देने की बात की गई थी। तो ठीक है, तो ये क्या था, 15(6) किसकी बात कर रहा है, 10% रिजर्वेशन फॉर द EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। EWS दैट मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आर्टिकल 15 कंप्लीट हो जाते हैं। एक क्विक रिवीजन में आप लोगों को दूं तो देखो आर्टिकल 15(1) क्या है। तो देखो आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, आर्टिकल 15(1) कहता है कि स्टेट 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और वो ग्राउंड्स कौन कौन से होंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आर्टिकल 15(2) कहता है कि भाई स्टेट के साथ साथ में कोई नागरिक दूसरे नागरिक के साथ में पब्लिक प्रॉपर्टीज को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, वेल्स, टैंक्स और रोड्स। ठीक है, इनको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही 5 ग्राउंड्स हैं यहाँ पर भी। ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, किसी की जन्म स्थान के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि जन्म लेना इंसान के हाथ में नहीं होता है ना, इसीलिए। ठीक है, चलो फिर इसके बाद आता है 55 एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो बोलता है कि राज्य अगर चाहे, राज्य करता ही है, राज्य विमेंस, महिलाओं और बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, आर्टिकल 15(4) क्या है, इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, और ये पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में SC STs के रिजर्वेशन की बात करती है, कोटा निर्धारित करने की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 15(5) क्या बात कर रहा है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन अप्लाई किया गया था इसके थ्रू। ठीक है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, वो आगे चल के हम करेंगे। आर्टिकल 15(6) क्या है, ये बात करता है 10% रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी, और इसको जोड़ा कब गया था, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, तो इसके थ्रू मैंने आप लोगों को पूरा आर्टिकल 15 कवर करा दिया है। अब आगे चल के हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।